देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। आज 22 जुलाई है और अब बस 6 दिन बाकी हैं जब सुपर फाइटर राफेल हिंद की सरजमीन पर लैंड करेगा। राफेल आने से पहले चीन की धड़कनें बढ़ गई हैं। क्यों, ये आपको बताएंगे। आने से पहले ही राफेल की प्लेसमेंट हो गई। एक राफेल कैसे पड़ेगा हर चाइनीज फाइटर पर भारी, ये हम आपको बताएंगे। राफेल की हर खासियत बहुत ही सरल भाषा में, आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। राफेल एक बार में कितना उड़ सकता है, हवा से हवा में कैसे मार कर सकता है, राफेल का हर टैलेंट, हर डिटेल TV9 भारतवर्ष पर आज आपके सामने होगी। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर, और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि थोड़ी देर बाद दिल्ली में इंडियन एयरफोर्स की वॉर लेवल मीटिंग शुरू होने वाली है। 10:30 बजे से शुरू होने वाली इस वर्चुअल मीटिंग में वायुसेना के कोर कमांडर्स शामिल होंगे। भारत चीन टक्कर के बाद वायुसेना की यह सबसे अहम मीटिंग है। इस हाई लेवल मीटिंग में राफेल की प्लेसमेंट्स, MiG, सुखोई, जैगुआर समेत सभी फाइटर्स की प्लेसमेंट पर चर्चा होने जा रही है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज की ये मीटिंग कितनी अहम है, कितनी खास है। कैसे ड्रैगन को युद्ध से पहले मात देनी है, इसकी रणनीति बनेगी, क्योंकि दबाव का खेल चीन की तरफ से लगातार खेला जा रहा है और अभी भी चीन सरहद पर अपनी हिमाकतों से बाज नहीं आ रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस वर्चुअल मीटिंग में शामिल होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस वर्चुअल मीटिंग का हिस्सा होंगे। तो वायुसेना की बहुत अहम मीटिंग, कोर कमांडर्स की वर्चुअल मीटिंग अब से थोड़ी देर बाद शुरू होने जा रही है। और TV9 भारतवर्ष की इस स्पेशल कवरेज में हमारे साथ खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल जुड़ रहा है। उनसे आपका तारुफ करा दें। देखिए स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह बतौर डिफेंस एक्सपर्ट, उनकी राय हम जानेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आज बातचीत होगी। एयर मार्शल RC वाजपेयी साहब हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। एयर मार्शल कपिल काक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनके एक्सपीरियंस की तमाम बातें आज होंगी और हम जानेंगे उनसे कि आखिर इस वर्चुअल मीटिंग का, बेहद अहम मीटिंग का क्या मतलब है, क्या मायने हैं, राफेल की तैनाती को लेकर क्या डिसीजन लिया जा सकता है। इसके अलावा पंकज श्रीवास्तव साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इंडो चाइना रिलेशन के एक्सपर्ट माने जाते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। और हमारे दो सहयोगी सुमित चौधरी हमारे डिफेंस करेस्पॉन्डेंट हमारे साथ मौजूद हैं और मनीष झा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मनीष, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। भारत और चीन के बीच टकराव, सरहद पर चीन की हिमाकतों का खत्म न होना, दबाव की रणनीति को लगातार आगे बढ़ाना और ऐसे माहौल में यह अहम मीटिंग वायुसेना की, क्या मायने हैं? देखिए, इसका मतलब साफ है। जो बात की विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा था कि हम सावधान हैं, सतर्क हैं और जरूरत पड़ने पर हम रिस्क उठाने को तैयार हैं। तो जब बात हम रिस्क की करते हैं, जब बात हम आने वाली चुनौती की करते हैं, तो उसके मद्देनजर आज जो इंडियन एयरफोर्स के कमांडर लेवल की बातचीत होगी, जिसमें स्ट्रेटेजी वर्कआउट होगा, और खास करके जब एक हफ्ते के बाद जब राफेल विमान अंबाला में एयरफोर्स स्टेशन पर होगा, क्योंकि आप देखिए पूरी पोजीशनिंग कितनी बेहतर है। और निश्चित तौर पर आज मैं उस दिन को याद कर रहा हूं जब अप्रैल 2015 में प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस की सरकार के साथ G2G का एग्रीमेंट किया था, और उसके बाद आज राफेल विमान एक हफ्ते के बाद भारतीय सरजमी पर होंगे, भारत की सीमा की सुरक्षा के लिए होंगे। और अहम बात यह है कि अगले 6 महीने के अंदर हमारे पास 18 राफेल विमान होने वाले हैं, वैसा विमान जिसकी कार्ड चीन के पास नहीं है। तो यह सीधा सीधा मैसेज है चीन को कि हम आपके दुस्साहस का माकूल जवाब दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बने रहे आप हमारे साथ मनीष झा, और हम रुख करें हमारे डिफेंस करेस्पॉन्डेंट सुमित चौधरी का। लेकिन उससे पहले एक और अहम खबर जिस पर पूरी दुनिया की नजर है। चीन और पाकिस्तान तो दुम दबाए बैठे हैं, क्योंकि आज से 6 दिन बाद राफेल हिंद की सरजमीन पर लैंड करने जा रहा है। 29 जुलाई को अंबाला एयरबेस पर राफेल की पहली खेप भारत पहुंचेगी। इस खेप में 5 सुपर फाइटर भारत आएंगे। 5 राफेल विमान, फिलहाल पहली खेप जो है उसमें 5 विमान शामिल हैं और वो भारत आ रहे हैं 29 तारीख को। भारतीय वायुसेना राफेल को इंडक्ट कर लेगी, यानी राफेल भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हो जाएगा। और तैयारी ऐसी है कि सीधे दुश्मन की आंख में आंख डालेगा राफेल। 29 जुलाई को हिंद की सरजमीन पर उतर रहा है
अंबाला एयरबेस पर उतर रहा है 5 राफेल फाइटर विमान आने वाले हैं पहली खेप में, और यह सिलसिला लगातार जारी रहेगा। TV9 भारतवर्ष पर वर्ल्ड एक्सक्लूसिव कवरेज आप इस वक्त देख रहे हैं। सुमित चौधरी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि आखिर किस तरह से राफेल आएगा और चीन को चोट पहुंचाएगा। कुछ डिटेल्स जो हमारे पास हैं वो हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे, क्योंकि राफेल को लेकर हिंदुस्तानियों के मन में बहुत सारी उत्सुकता है, क्योंकि इसको लेकर जो राजनीति का दौर हुआ इलेक्शंस के टाइम में वो भी सबने देखा, पूरे हिंदुस्तान ने देखा। और अब राफेल किस तरह से चीन से दो हाथ करने के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है, बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, यह भी अपने आप में देखने वाली बात होगी। तो फ्रांस से जो राफेल विमानों की डील हुई थी उसके बाद अब 6 दिन बाद, क्योंकि आज 22 जुलाई है और 29 जुलाई का वक्त जो है वो मुकर्रर किया गया है, डेट मुकर्रर की गई है। 29 जुलाई को फ्रांस से भारत पहुंचेगा राफेल विमान। 5 विमान जो हैं वो इस खेप में शामिल होंगे। देखिए बहुत सारी डिटेल्स जो हैं वो हमारे पास आ चुकी हैं। राफेल आएगा, चीन को चोट पहुंचाएगा, क्योंकि ये वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत और चीन के बीच जिस तरह से इस वक्त टकराव की स्थिति है उसमें यह खबर और भी ज्यादा अहम हो जाती है। 27 जुलाई को भारत में, 29 जुलाई है यहां पर थोड़ा सा एक चेंज करना चाहूंगा। 27 जुलाई था, पहले वक्त मुकर्रर किया गया था, डेट मुकर्रर की गई थी, लेकिन अब ये 29 जुलाई हो गया, यानी आज से 6 दिन बाद पहली खेप आएगी। 5 विमान अंबाला एयरबेस पर पहुंचेंगे और 2022 तक सभी राफेल विमान भारत में होंगे। 2016 में फ्रांस को 36 राफेल विमानों का ऑर्डर दिया गया था, यानी 2022 तक सभी 36 के 36 विमान जो हैं वो हिंदुस्तान पहुंच जाएंगे। और जैसा कि हमारे सहयोगी मनीष अभी थोड़ी देर पहले ही बता रहे थे कि तकरीबन 6 महीने का वक्त लगेगा, 18 राफेल विमान हिंदुस्तान में होंगे। 150 किलोमीटर दायरे में टारगेट डिटेक्ट कर लेता है राफेल विमान, ये एक बड़ी खासियत है। M88 इंजन से लैस है राफेल विमान, और यही वजह है कि 29 तारीख जो है वो निश्चित तौर पर एक बड़ी तारीख है हम सबके लिए। राफेल जेट की खासियत मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है ये। इस एयरक्राफ्ट का वजन 24,500 किलोग्राम है। जल्दी जल्दी हम इसे चेंज करेंगे और बताएंगे। ये देखिए लंबाई हमारे सामने आ गई, 10.3 मीटर इसकी लंबाई है, 5.3 मीटर इसकी ऊंचाई है। टॉप स्पीड की बात करें तो 2223 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी टॉप स्पीड है। मारक क्षमता जो है वो 3700 किलोमीटर तक है। अंदाजा लगाइए कि कितना खतरनाक विमान है ये दुश्मनों के लिए। 2 इंजन इसमें है, 24,500 किलोग्राम वजनी है, और वजन ढोने की क्षमता जो है वो भी 24,500 किलोग्राम है। फ्यूल क्षमता जो है वो 17,000 लीटर है। तो ये खासियत है राफेल विमान की। और 29 जुलाई को यानी अब से 6 दिन बाद राफेल विमान जो हैं वो अंबाला एयरबेस पहुंच रहे हैं। और ऐसे में वायुसेना की ये बेहद अहम मीटिंग, सुमित चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित, क्या आज तय हो जाएगा कि राफेल विमानों के आने के बाद इनका प्लेसमेंट कहां होना है? देखिए ये पहले से तय है समीर की इनका प्लेसमेंट का होगा। पहला जो स्क्वाड्रन होगा 17 स्क्वाड्रन जिसको हम कहते हैं गोल्डन एरो, वो अंबाला होगा। उसके अलावा हाशिमार, और दोनों अगर आप दोनों जगह को देखें समीर तो टेक्टिकली या फिर स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। अंबाला जो आप कह सकते हैं एक फॉरवर्ड मोस्ट बेस है जो ना सिर्फ LOC बल्कि LAC दोनों को कवर करता है। कुछ ही मिनटों में हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि कुछ ही मिनटों पर LAC पर यह पहुंच सकता है। करीबन 450 किलोमीटर का इसका दायरा है, खासतौर पर LAC के, और कुछ मिनटों में LAC पे पहुंच सकता है और LOC पे। और इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि समीर जब से इस स्क्वाड्रन का निर्माण हुआ या फिर जब से फॉर्म हुआ है तब से अब तक, चाहे वो 65 की वॉर हो, चाहे कारगिल हो, चाहे दूसरी वॉर्स हो, इसने हमेशा एक पिवटल रोल प्ले किया। और मुझे आज भी याद है कि जब इससे पहले जो वायुसेना प्रमुख थे BS धनोआ, जब हमसे बात किया था, क्योंकि MiG-21 का स्क्वाड्रन था, तब उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि ये एक बहुत टेक्टिकल पोजिशन होने वाली है और यही वजह है कि इसको लेकर राफेल को यहां पर प्लेस किया जा रहा है या फिर यहां पर रखा जा रहा है। दूसरा जो हम वेस्ट बंगाल की बात कर रहे हैं हाशिमारा की, उसमें ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरे समंदर के रास्ते आप इसे कह सकते हैं कि इंडियन ओशियन दूसरी इलाकों में ये नजर रखने के लिए, सर्विलेंस रखने के लिए, आपका एयर डोमिनेंस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इसकी प्लेसमेंट जो है 2 स्क्वाड्रन की वो उससे पहले ही तय थी, लेकिन क्योंकि इस समय जिस तरीके से सिचुएशन बन रही है खासतौर पे भारत और चीन के बीच में,
उस समय इसका आना वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी प्लेसमेंट जो होगी वो अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट होगी। समीर। बिल्कुल, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सिंह साहब, किस तरह से इस खबर को आप देखते हैं? टॉप कमांडर्स की वायुसेना की मीटिंग हो रही है, वर्चुअल मीटिंग है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस मीटिंग को ज्वाइन कर रहे हैं। आज किस तरह के फैसलों की उम्मीद, क्योंकि भारत और चीन के संबंधों में जो कड़वाहट आई है, जो टकराव की स्थिति बनी है, उसके चलते ये मीटिंग अपने आप में बहुत अहम लग तो रही है। बिल्कुल ठीक बोला समीर जी आपने, ये मीटिंग बहुत अहम है और अगर इस पल को देखें तो इसकी इंपॉर्टेंस और भी बढ़ जाती है। ये मोटे तौर पर जितना भी सिक्योरिटी रिव्यू किया जाएगा, अपनी प्लानिंग की जाएगी और अपनी तैयारी है उसका जायजा लिया जाएगा। जो अभी चुनौती है प्रिपरेशन की, अभी इस जो मौजूदा स्थिति है उसमें टॉक्स भी है, मीटिंग्स भी है और डिसएंगेजमेंट भी है, लेकिन दूसरी तरफ टेंशन और प्रिपरेशन है हर एक लेवल के ऊपर में। और जिस प्रकार आपने ये भूमिका बनाई है कि जो राफेल एयरक्राफ्ट का पहला दस्ता जो आ रहा है, 5 हवाई जहाजों का आउट ऑफ 36 जो आ रहा है, ये एक खास एक स्टेप है और इससे जो इजाफा होगा वो बहुत बड़ा होगा। क्योंकि जो राफेल एयरक्राफ्ट की आपने कैरेक्टरिस्टिक्स और कैपेबिलिटीज बताई हैं, उसमें मुख्य तौर पर ये जो एयर टू एयर वॉरफेयर में रेवोल्यूशन आएगा, इजाफा आएगा जी। जो इसके साथ में हथियार हैं, जैसे मेटियोर मिसाइल जो बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल हैं और जो स्काल्प क्रूज मिसाइल हैं, और इसके साथ में इंडियन मॉडिफिकेशन के साथ में आ रहा है हमारी रिक्वायरमेंट के जो हैं, जैसे इजरायली हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले, रडार वार्निंग और लो बैंड जैमर, और इस प्रकार से जो अभी इजाफा होगा हमारी कैपेबिलिटी इंटरडिक्शन का, एरियल रेकी का, ग्राउंड सपोर्ट और डेप्थ में स्ट्राइक करने का, न्यूक्लियर डेटरेंस मिशन के ऊपर में, ये ओमनी रोल का है और इससे बहुत बड़ा इजाफा होगा। और उसकी पूरी प्लानिंग और उसका सोच विचार इसी मीटिंग में किया जाएगा। और इसकी अहमियत मीटिंग की ये है कि हर एक लेवल के ऊपर में जो तैयारी है वो चल रही है, चाहे वो देश का कोई भी एलिमेंट ऑफ पावर हो, डिप्लोमेसी हो, चाहे वो पब्लिक हो, हर एक लेवल के ऊपर में इस चुनौती को एकदम सीधे सीधे लिया है और पूरा भारत इस चैलेंज और चुनौती के टाइम के ऊपर में वन है, जॉइंटेड है। ये सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल। एयर मार्शल आरसी वाजपेयी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वाजपेयी साहब, कुछ डिटेल्स हमने अपने दर्शकों के साथ शेयर की है राफेल विमान की, और ये हम सब जानते हैं, ये कहा जाता है कि राफेल एक ऐसा विमान है जिसके लिए ये कहा जाता है कि चीन के पास इसका कोई तोड़ मौजूद नहीं है। और क्या डिटेल्स आपको इस वक्त ऐसी नजर आती है जो भारत चीन टकराव के लिहाज से बहुत खास मानी जा सकती है? ये एक फोर्स मल्टीप्लायर है। भारत ने जो निर्णय लिया तो पैटर्न को राफेल से सूचित करने के लिए, ये बहुत ही थोड़ी देर से हुआ निर्णय, मगर हुआ बहुत सुंदर निर्णय हुआ। और इसकी भारत क्षमता जो है इसका कोई सानी नहीं है। पहली बार चीन के विरुद्ध हम इस राफेल जहाज को लगाएंगे और इसके अलावा और हमारे पास जो Su-30, तेजस, MiG-29 इस तरह के तमाम जहाज हमारे पास जो है, मिराज, हम उनको भी शामिल करेंगे इस लड़ाई में। अगर ने हमको चुनौती दी है तो उसका हम डटकर सामना करेंगे और इन जहाजों के सामने चीन की कोई क्षमता ऐसी नहीं है कि जिसका सामना कर सके। भले ही वो लोग J-20 की बात करते हैं, F-16 की बात करते हैं, मगर जब ये आएगा सामने राफेल, Su-30 और तेजस, इसी को तय करने के बिल्कुल निश्चित तौर पर वाजपेयी साहब, बिल्कुल आप सही करें। आपके ऑडियो में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ रही है, मैं उसको दुरुस्त कराता हूं। हमारे साथ और भी खास मेहमान मौजूद हैं, उन पर जाएं, लेकिन इससे पहले एक और अहम खबर। रक्षा मोर्चे पर इस वक्त की बड़ी खबर, नाग मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। ध्रुवास्त्र एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लॉन्च की गई है। बिना हेलीकॉप्टर के मिसाइल का परीक्षण किया गया है। 15-16 जुलाई को बालासोर में यह टेस्ट किया गया है। नाग मिसाइल का ही नाम ध्रुव अस्त्र एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। मनीष झा हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, ऐसे वक्त में अब इस मिसाइल का सफल परीक्षण कितना है? देखिए, निश्चित तौर पर भारत की जो सुरक्षा की संबंध में जो रणनीति है और जिस तरीके से हम लगातार अपनी तैयारियों को पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं, इसके पीछे एक संदेश जहां चीन है
वहीं दूसरा संदेश हमारे उन मित्र राष्ट्र को भी है कि देखिए हमारी तैयारी कितनी पुख्ता है। और जिस तरह हम लोग बात कर रहे हैं नाग मिसाइल की, और मनीष आप अपनी बात आगे बढ़ाइएगा, लेकिन इस वक्त तस्वीरें भी आ गई हैं और TV9 भारतवर्ष पर सबसे पहले इस सफल परीक्षण की तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये देखिए बालासोर की ये तस्वीरें हैं, नाग मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ है और नाग मिसाइल को ही ध्रुव अस्त्र एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल कहा जाता है। इसे लॉन्च किया गया है बिना हेलीकॉप्टर के। इस मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ है 15-16 जुलाई को बालासोर में यह परीक्षण हुआ है और TV9 भारतवर्ष पर यह पहली तस्वीरें आप देख रहे हैं इस सफल परीक्षण की। मनीष झा, दर्शकों को बता दें कि दरअसल जो नाग जिसे हम एंटी टैंक मिसाइल कहते हैं, ये दुनिया में अपने क्लास में सबसे बेहतरीन मिसाइल में से एक माना जाता है और ये ऑल वेदर फ्रेंडली है। दिन में या रात में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और ये 4 वर्जन में आता है और चारों वर्जन भारत के पास मौजूद है। DRDO ने बहुत भी बेहतरीन तरीके से इसे तैयार किया और इसका जब सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया तो एक ऐसे समय में, क्योंकि अगर युद्ध जैसी हालात हैं और इसी समय में हम इन तैयारियों को लेकर न सिर्फ आश्वस्त हैं बल्कि दुश्मन के साथ साथ अपने मित्र राष्ट्र को भी बताते हैं कि हम कितने तैयार हैं, इसका एक व्यापक मैसेज जाता है। और मैं आपको बताऊं समीर कि मैं इन सब चीजों को लेकर इसलिए भी उत्साहित हूं क्योंकि ये बहुत हद तक डिपेंड करता है जब आप नेगोशिएशन के लिए बैठते हैं, जब आप डिप्लोमेटिक टॉक करते हैं, उसमें भी इस तरह की जो घटना है, ये जो नाग मिसाइल जैसे परीक्षण है वो बहुत माकूल भूमिका अदा करते हैं। जब भारत चीन से ये कहता है कि आपको पीछे हटना पड़ेगा वरना संबंध हमारे खराब हो सकते हैं, तो मैसेज जो है वो इन्हीं एंटी टैंक मिसाइल के सफलतापूर्वक परीक्षण में या फिर राफेल के आने में, क्योंकि ये सब कुछ डिप्लोमेसी में एक बड़ी भूमिका अदा करता है। और हमने देखा कल फ्रांस की तरफ से जिस तरीके से खुलकर चीन पर निशाना बनाया गया, मैं कहता हूं कि इसका एक बड़ा श्रेय राफेल डील को था और राफेल के आने के बाद और फिर जो तमाम मिसाइल अगर आप देखें, क्योंकि राफेल एक ऐसा विमान है जो न्यूक्लियर वेपन को लेकर कैरी कर सकता है। हालांकि वही बात है कि भारत कभी भी कहता है कि हम इसका फर्स्ट यूज नहीं करेंगे, लेकिन यह भारत की सामरिक क्षमता को परिलक्षित करता है। जी बिल्कुल। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद हमारे साथ मौजूद हैं। शंकर प्रसाद साहब, इस मिसाइल का सफल परीक्षण, इस पर तो हम आपकी राय जानेंगे ही, और साथ ही साथ इस वक्त भारत और चीन टकराव के लिहाज से अगर देखा जाए तो हमारे जितने भी मित्र देश हैं वो इस वक्त भारत के साथ पूरी तरह से खड़े हुए नजर आ रहे हैं। फ्रांस का जिक्र किया गया, ब्रिटेन का जिक्र किया गया, अमेरिका में बाकायदा संसद में प्रस्ताव जो है वो पेश किया जाता है चाइना के खिलाफ। उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं सरहद पर, LAC पर हालात दुरुस्त होने का नाम नहीं ले रहे हैं और चीन सुधरता हुआ नजर नहीं आ रहा है। क्या आपको अब लग रहा है कि आगे हो सकता है? देखिए समीर जी, सबसे पहले तो ये समझने की बात है कि इससे बेहतर जी क्लासिक जॉइंटनेस का नमूना आपको भारत में कभी नहीं मिला होगा। ये बड़ा एक अहम नमूना है जो कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, डिप्लोमेसी, इंटरनेशनल रिलेशन, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल, इस सब की जॉइंटनेस सामने आ रही है। हम अक्सर बात करते हैं कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की जॉइंटनेस होनी चाहिए। वो जॉइंटनेस इस समय क्लासिक तौर पे नज़र आ रही है। आपने पिछले हफ्ते देखा होगा, आज से कुछ ही दिन पहले आर्मी कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें भी रक्षा मंत्री ने हिस्सा लिया था, शायद NSA भी रहे होंगे वहाँ पे, जिसमें आर्मी की रणनीति को कुछ क्लैरिटी दी गई होगी और ज़्यादा। अब आपसे ज़रा सी एक करेक्शन कर दूं, आपने जो अभी तक कहा, एयरफोर्स के अंदर कोर नहीं होते, एयरफोर्स में सिर्फ आपने कोर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। दर्शकों को पता होना चाहिए कि एयरफोर्स में कोर नहीं होते, एयरफोर्स में कमांड्स होते हैं। जो आज मीटिंग की बात आप जिक्र कर रहे थे शुरू में, वो CNCs जो कि एयर कमांडिंग इन चीफ्स हैं कमांड के, उनकी मीटिंग है। और आप साथ साथ देखेंगे कुछ ही दिनों में या हो गई होगी या होने वाली होगी, वो नेवी के कमांडर्स की मीटिंग होगी इस तरह से। तो इस समय आर्मी की ताकत, एयरफोर्स की ताकत और नेवी की ताकत जुड़ के एक प्लान बना रही है। आपने कई दफ़ा रफेल की बात की सुबह से आज। रफेल में देखिए सबसे बड़ी बात एयरफोर्स की क्या होती है, डिटेल जहाज के डिटेल टैक्टिक्स स्ट्रेटजी एयर मार्शल काक साहब बताएंगे आपको। लेकिन जो मुख्य बात वो बताना चाहता हूं कि एयरफोर्स का प्राइम जो ऑब्जेक्टिव होता है कि अपनी एयरफील्ड को वो सेफ रखे और दुश्मन की एयरफील्ड्स को वो नाकामयाब कर दे।
ठीक है। और दुश्मन की जितनी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन है उनको डिस्ट्रॉय कर दे। खास तौर से माउंटेन्स में जहाँ पे एग्जैक्ट पिन पॉइंट मारना थोड़ा कठिन रहता है जहाज के लिए, तो मेजर जो इशू होता है कि अपनी जो एयरफील्ड हैं, मिसाल के तौर पे दौलतबेग ओल्दी है, चशूल है, लेह है, फुकचे है, इनको सेफ रखना और दुश्मन की एयरफील्ड जहाँ भी 4-5 उनकी हैं वो उनको नष्ट करना और जितने उनकी कम्युनिकेशन में ब्रिजेस हैं, लॉजिस्टिक डम्प्स हैं, उनको डिस्ट्रॉय करना। नेवी का आप देख ही रहे हैं कि किस प्रकार से पूरी वर्ल्ड की नेवीज़, अमेरिका की, इंडिया की, ऑस्ट्रेलिया की, जापान की, सब मिलके साउथ चाइना सी में कंट्रोल कर रही हैं। और तीसरा आपने देख लिया कि एयरफोर्स ने जहाज़ों को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। आपको ये शायद आप बताना भूल गए कि नेवी के जहाज भी इस एयरफोर्स की ताकत में शामिल कर दिए गए। P-81 इसमें शामिल हो गए। आपने अखबारों में रिपोर्ट पढ़ी होगी। बिल्कुल। नेवल एयर एफर्ट हैज आल्सो बीन इंटीग्रेटेड इनटू द ग्राउंड एक्शन। तो ये आप देखिए, इस समय आपने नाग की बात की। नाग इज एन एंटी टैंक वेरी फाइन वेरी वर्सेटाइल मिसाइल, वो भी इंडक्ट हो गया है। तो इस समय जितनी शक्ति है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की, वो जुटकर एक जॉइंटनेस दिखा रही है। और वो जॉइंटनेस से मैं समझता हूं कि हमारी स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्शन जिसकी मैं कई दफ़ा बात कर चुका हूं आपसे, वो बहुत साफ नज़र आ रही है। अब बात रह गई टैक्टिकल की। टैक्टिकल में कोई कमी है नहीं। प्रधानमंत्री वहां विजिट करके आए हैं, रक्षा मंत्री वहां विजिट करके आए। टैक्टिकल सही, बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं शंकर प्रसाद साहब। और जिस ज्वाइंटनेस का आपने जिक्र किया, वो ज्वाइंटनेस अब ज्यादा इसलिए भी नजर आ रही है क्योंकि हमने देखा कि सीडीएस का पद क्रिएट होने के बाद, जनरल बिपिन रावत की वहां पर मौजूदगी होने के बाद, इसमें हम और ज्यादा बेहतर हुए हैं, जिस ज्वाइंटनेस का आप जिक्र कर रहे थे। बहरहाल अब हम आपको यहां पर यह दिखाने जा रहे हैं कि राफेल की जद में किस तरह से चीनी एयरबेस हैं नॉर्दर्न सेक्टर में, ये हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए अंबाला एयरबेस जिसका हम जिक्र कर रहे थे, यहां से नागरी एयरबेस की जो दूरी है वो 363 किलोमीटर की होती है। और यही वजह है कि बहुत अहम माना जा रहा है इस बात को कि अंबाला एयरबेस में तैनाती हो रही है राफेल के जो 5 विमान आ रहे हैं उसकी। इसके अलावा अगर श्रीनगर से काशगर की अगर हम दूरी देखें तो वो 625 किलोमीटर की होती है। इसकी डिटेल्स हम और समझने की कोशिश करेंगे और भारत और चीन टकराव के बीच किस तरह से राफेल का आना अपने आप में अहम है, यह जानना बहुत जरूरी है। ये देखिए श्रीनगर में अगर तैनाती की जाती है तो 572 किलोमीटर की यहां से होटान की दूरी जो है वो बैठती है। और ऐसे वक्त में जब एलएसी पर लगातार हालात खराब करने की कोशिश चीन की तरफ से की जा रही है, तो राफेल विमानों का आना, उनकी मौजूदगी चीन के लिए कितना बड़ा खतरा है, दुश्मन के लिए कितना बड़ा खतरा है, यह अपने आप में बहुत अहम हो जाता है जानना। लेह से 615 किलोमीटर की दूरी है काशगर की, यानी चीन सीधे सीधे निशाने पर रहेगा राफेल के। अगर अब चीन की तरफ से कोई हिमाकत हुई तो ये चीन को बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए कि उसकी दशा क्या हो सकती है, इसलिए अपनी हरकतों से, हिमाकतों से बाज आ जाना चाहिए। ये देखिए लेह में अगर तैनाती होती है तो यहां से 384 किलोमीटर की दूरी होटान की पड़ती है। इस लिहाज से राफेल की मौजूदगी वायुसेना के बेड़े में अपने आप में बहुत अहम हो जाती है। दूसरी तरफ अगर हम लेह से नागरी की दूरी की बात करें तो वो 324 किलोमीटर है अगर लेह में तैनाती की जाती है राफेल विमानों की। फिलहाल अंबाला एयरबेस पर जो 5 राफेल विमान हैं वो पहुंच रहे हैं 6 दिन बाद 29 जुलाई को। और इस वक्त वायुसेना के कमांडर्स की अहम मीटिंग, वर्चुअल मीटिंग हो रही है जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद हैं। हमारे साथ एयर मार्शल कपिल काक साहब मौजूद हैं। काक साहब, आपका लंबा एक्सपीरियंस रहा है वायुसेना में, जानने की हम कोशिश आपसे ये करेंगे, आप हमारे दर्शकों को जरा बताएं। सर, वायुसेना तो हमारी वैसे ही बहुत मजबूत है दुश्मन का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए, राफेल आने के बाद ये ताकत कितनी बढ़ने वाली है सर? ये देखिए, इस पर कोई शक नहीं है, हम मेरे पैनलिस्ट मित्रों ने इसकी पूरी जायजा लिया है, इसका आपने भी समझाया है, पूरी डिटेल्स दे रखी हैं। मैं संक्षेप से 2-3 चीजें दर्शकों के सामने पेश करना चाहता हूँ। पहली तो ये बात है कि स्थिति फिर भी गंभीर है इस वक्त भी, क्योंकि 14 जुलाई की मीटिंग के बाद जो कोर कमांडर लेवल की मीटिंग हुई चीन और हमारी कोर कमांडर्स की, तो उससे आगे हम प्रोग्रेस ना कर सके, कि जो कि फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं, दिप्सांग वैसे का वैसा है, 15 किलोमीटर वो
नजर आए हैं। जहां तक गलवान का है वहां स्थिति काफी काबू में है क्योंकि वो बफर जोन लगाया गया है। मगर PP-15 जो हॉट स्प्रिंग्स और गोगरा का PP-17 है, वहां अभी भी फौजें 50 मीटर दूर है एक दूसरे से। तो ये एक तरीके की वरीसम डेवलपमेंट है। तीसरी बात जो है कि जो मेरे मित्रों ने भी कही है वो ये है कि होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच है। सिर्फ जॉइंटमैनशिप नहीं है तीनों फौजों की, मगर सारे पुर्जे जो भारत के हैं उनको खेल में लाया गया है और उन पुर्जों का हर तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। चौथी बात जो है, जो आपने भी कहा है, आपके रिपोर्ट में भी आई है, ये आपने शायद इसका जायजा नहीं लिया कि आजकल के ज़माने में जब आप एयरबेस जहाँ से लड़ाकू विमान ऑपरेट करते हैं और उनका लक्ष्य काशगर हो या नागरी हो या कोई और जगह हो, जी उस पर इतनी अहमियत नहीं है कि अब हम हवा उड़ान में ईंधन भर सकते हैं। तो ये सिलेक्टिव तौर पे, इसीलिए लेह से फाइटर विमान ऑपरेट करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। हाँ, लेह से रिकवर कर सकते हैं। अगर आप अंबाला या चंडीगढ़ या हल्द्वारा जहां से भी आप विमान भेजते हैं, जहां भी भेजना चाहते हैं, तो उनको आप हवा में ईंधन भर सकते हैं और रिकवरी में कहीं भी ला सकते हैं जहां उनका रेंज खत्म हो सकता है। चौथी बात जो है, बात की गई है, जो रफाइल है ये 4.5 जनरेशन का, मतलब आजकल सारे विश्व में इसको सिलेक्ट करने में हेडक्वार्टर्स में 12 तकनीकी अफसरों ने 2 साल लगाए। 2 साल लगाए कि ये सबसे बेहतर विमान भारत के लिए कौन होना चाहिए और रफाइल को सिलेक्ट किया। तो इसकी सबसे बड़ी अहमियत है, एक तो माइका मिसाइल है, वो आप विजुअली कर सकते हैं या दूरी में। मिटियोर मिसाइल तो सारे विश्व में इस वक्त सबसे अहम तरीके की मिसाइल है। 150 किलोमीटर की दूरी पे आप ट्रैक कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं, लॉन्च कर सकते हैं। मतलब आजकल का एयर कॉम्बैट में है, जो पहले देखता है रेडार से वो सफल होता है। दूसरा आदमी तो बिल्कुल, दूसरा विमान तो बिल्कुल अंधा है। तो ये चीन जानता है, उनके पास ऐसी मिसाइल नहीं है। ये भी कहना चाहता हूं कि सुखोई 30 हमारा जो है MKI, वो उनके सुखोई 30 MKK से कई गुना बेहतर है। उनको अगर मिसाइल लॉन्च करनी पड़ती है किसी लक्ष्य पे हवा से, तो उसके लिए दूसरा विमान जरूरी है। हमारे यहाँ वो जरूरत नहीं है। हम तो एक ही विमान खुद ही देखता है, खुद ही लॉन्च करता है। अब स्ट्रेटेजिक जो रणनीतिक मामले में है, उस पे अगर आपने थोड़ी ज्यादा जायजा नहीं लिया है, वो ये है कि परसों मंडे एक बहुत ही अहमियत रखता था वो दिन। मुझे याद है कि सन 71 में मैं उस युद्ध में मौजूद था, भाग लिया। बमबारी की पूर्वी क्षेत्र में, पश्चिमी क्षेत्र में उस वक्त अमेरिका की एंटरप्राइज एयरक्राफ्ट कैरियर आया था। अच्छा। हमें चेतावनी देने के लिए, और चीन को और ये कहा जाता है कि आप कुछ करिए कि ताकि बांग्लादेश ना बने। आज स्थिति ये है, ये वर्षों को जानने की बहुत जरूरी है। बिल्कुल, बहुत दिलचस्प है ये जानना सर आप। आजकल वही अमेरिका जो उनका एयरक्राफ्ट कैरियर निमित्स है, वो हमारे साथ एक्सरसाइज की है उसने मंडे को। इसीलिए मैं मंडे को बहुत अहम मानता हूं कि ये मेरे दर्शकों को ये मालूम होना चाहिए कि स्ट्रेटेजिक जियोपॉलिटिकल शिफ्ट अचानक बदल सकता है। अगर 71 में हम अमेरिका के लक्ष्य थे, उस वक्त हमारे साथ सोवियत यूनियन के साथ ट्रीटी थी। आज बिल्कुल बदलाव आ गया। आज अमेरिका हमारे साथ है चीन के खिलाफ। तो ये इसलिए ये समझना कि इस आज के दोस्त हमारे हमेशा के लिए दोस्त रहेंगे, ये बिल्कुल गलत फहमी है कि सारे विश्व में हर देश अपनी, जिसे नेशनल हित कहते हैं, राष्ट्रीय हित जो हैं, वो परमानेंट है, वो नहीं बदलते। पांचवी बार ये भी बहुत ही अहमियत रखता है कि इसमें जायजा दिया गया कि हमारे सारे देश हमारे साथ है, कोई शक नहीं है।
सारे देश, नॉर्थ कोरिया को छोड़ के, पाकिस्तान को छोड़ के, मुझे एक भी देश दिखाइए जो भारत को इस वक्त इस भारत के साथ सहमत नहीं है। और ये भी जानने की जरूरत है कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स अमेरिका में पहली बार, मेरी जानकारी से पहली बार उन्होंने एक प्रस्ताव पास किया है कि जिसमें चाइना को कंडेम किया है कि ये हमें ये भारत के खिलाफ उन्होंने इंट्रूजन्स किए हैं। मगर सबसे अहम बात जो आपके दर्शकों के लिए जरूरी जानना है कि युद्ध नहीं होना चाहिए। युद्ध ना तो चीन के लिए ठीक है, ना तो हमारे लिए ठीक है। मगर डिटरेंस पूरी तरह से, ये जो बात की गई है सारे मेरे पैनलिस्ट फ्रेंड्स ने, डिटरेंस सबसे ज्यादा अहमियत रखता है। वो पारंपरिक जंगी डिटरेंस हो या परमाणु शस्त्रों की डिटरेंस हो, वो पूरी तरह से, उसका मतलब क्या है? डिटरेंस का मतलब है जो आपने कहा है कि P8 आए हैं, वहां डिप्लॉय हैं चीन के खिलाफ, MiG-29। सही बात है सर, कपिल काक साहब, बिल्कुल आपने सही बात कही, और हम भी यही बात बार बार कहते हैं कि जंग जो है वो किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। और हिंदुस्तान तो वैसे ही शांति प्रिय देश रहा है, और अभी भी देखिए हमारी तरफ से लगातार कोशिशें की जा रही हैं कि बातचीत के जरिए मसलों का हल हो, लेकिन बातचीत के जरिए ही मसले का हल होगा, इसकी गारंटी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी नहीं ली। उन्होंने भी कहा कि इसकी गारंटी नहीं ली जा सकती है, क्योंकि सब कुछ तय करेगा चाइना का रुख, क्योंकि चाइना अभी भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। ये LAC पर इस वक्त के हालात की सच्चाई है, और ऐसे में बहुत जरूरी है कि हमारी सेनाएं पूरी तरह से तैयार रहें चीन की तरफ से हो रही हर हिमाकत का जवाब देने के लिए। और यही वजह है कि राफेल जो है वो अब बेड़े में जो शामिल किया गया है वायुसेना के, किया जा रहा है, 29 जुलाई को अंबाला एयरबेस पहुंच रहा है। यह खबर अपने आप में बहुत अहम हो जाती है हिंदुस्तान को जानना। अब हम आपको बताते हैं कि राफेल की जद में किस तरह से चीनी एयरबेस आ रहे हैं। ईस्टर्न सेक्टर का हम जिक्र कर लेते हैं। अब हाशिमारा से शिगास्ते की जो दूरी है वो 293 किलोमीटर की है अगर यहां पर तैनाती की जाती है। हालांकि जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं वो ये निश्चित तौर पर कहते हैं कि अब जो दूरी है उसके मायने कम हो गए, क्योंकि अब एयर टू एयर फ्यूल जो है वो भरा जा सकता है लड़ाकू विमानों में। ये तकनीक जो है वो हमारे पास है। अब हाशिमारा से अगर गोंगर एयरबेस की दूरी अगर आप देखेंगे तो वो 324 किलोमीटर की होती है। किस तरह से राफेल विमानों की जद में चीन के तमाम इलाके आ रहे हैं, ये हम आपको इस ग्राफिक्स के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ईस्टर्न सेक्टर के। इसके अलावा तेजपुर से नांगची की जो दूरी है वो 324 किलोमीटर की है। तो राफेल विमानों के आने के बाद हिंदुस्तान की वायुसेना की ताकत कितनी बढ़ने वाली है, इसका आपको इन ग्राफिक्स के जरिए अंदाजा होगा। एक और अहम जो स्पॉट्स हैं वो हम आपको दिखा देते हैं। चबुआ से नांगची की दूरी देखिए सिर्फ और सिर्फ 217 किलोमीटर ही रहती है। तो निश्चित तौर पर राफेल के आने के बाद वायुसेना की ताकत बढ़ने वाली है। और जो दबाव की रणनीति, क्योंकि पंकज श्रीवास्तव भी हमारे साथ मौजूद हैं, भारत और चीन के रिलेशंस को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। जो कड़वाहट इस वक्त रिश्तों में घुली हुई है वो भी बखूबी समझते हैं। इसलिए पंकज श्रीवास्तव जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, चीन की स्ट्रैटेजी तो एक ये नजर आ ही रही है ना कि बार बार दबाव की जो रणनीति है वो अभी भी बरकरार रखी गई है। तो अब ये ताकत बढ़ने के बाद हमारी तरफ से भी दबाव जो है वो कम नहीं होगा। जी समीर जी, आपने बिल्कुल सही कहा, दबाव हमारी तरफ से कम नहीं होगा। और ये एक रिएक्शनरी पॉलिसी है, क्योंकि चीन जो है हम एक बार 62 में धोखा खा चुके हैं चीन के साथ। और अगर आप चीन को पूरी तरह से देखें तो आप ये देखिए कि किसी भी देश के जो सीमा विवाद होता है अपने पड़ोसियों के साथ, ये एक स्वाभाविक सी बात है। लेकिन चीन के साथ क्या होता है कि चीन के नेपाल के साथ भी अभी हाल ही में सामने आया कि उसके साथ भी जमीनी विवाद हो गए, चीन ने जमीन कुछ कब्जा कर लिया है। चीन के कजाकिस्तान के साथ भी, चीन का जो पश्चिमी बॉर्डर है उसके कजाकिस्तान के साथ भी जमीनी विवाद है। सखालिन आइलैंड्स को लेकर के रूस के साथ विवाद है। शिनकाकू आइलैंड्स को लेकर के जापान के साथ विवाद है, जिसे चीन त्याओयू द्वीप कहता है और बोलता है कि मिंग डायनेस्टी के दौरान ये हमारा था। उसी के साथ साथ जमीनी तौर पर अगर आप देखें तो वियतनाम के साथ भी इसके विवाद हैं, भारत के साथ तो है हम सब जानते हैं। इसके अलावा समुद्री विवाद अगर आप देखें तो ब्रुनेई के साथ भी इनके जमीनी सीमा विवाद हैं, फिर फिलीपींस के साथ हैं, मलेशिया के साथ हैं। कौन सा देश ऐसा है जिनके साथ इनके विवाद नहीं है? ताइवान पर ये अपना कब्जा जमाते हैं।
तो ये जो चीन की जो फितरत है विस्तारवादी नीति की, इसे देख करके ये चीन अभी विश्व की दूसरी अर्थव्यवस्था बन चुका है, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। बिल्कुल। तो अब चीन जो है विस्तारवाद की तरफ बढ़ रहा है, और ये जो नीति है ये आज की बनी हुई नहीं है, ये माओ त्से तुंग के दौरान बनी हुई है। और तंग श्योपिंग जिन्होंने 1978 में चीन का जो आर्थिक विस्तार किया था, आर्थिक सुधारीकरण किया था, उसके बाद से चीन ने जो एक आर्थिक समृद्धि पाई है, तो उसके बाद इनकी विस्तारवादी नीति और बढ़ गई है। अगर आप इनके इतिहास में पीछे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जो इनकी जितनी भी डायनेस्टी थी, चाहे वो हान हो, चिंग, मिंग हो, जितनी भी डायनेस्टीज, ये सारे लोग अपने देश को, अपनी सभ्यता को सभ्यता मानते थे और बाकी पूरी दुनिया को ये बारबेरियंस बोलते थे। चीन में तो चीनी भाषा में जो चीन का नाम है वो चुंगवो है। चुंगवो यानी गो यानी देश, चुंग यानी सेंटर, यानी सेंटर ऑफ अर्थ में इनका देश है और इनकी सभ्यता सबसे ऊंची है। ये हेवनली किंगडम, हेवनली प्रिंस, हेवनली किंग, सारी चीजें इनकी हेवनली होती हैं। बाकी सारे जो लोग हैं, तो ये बड़े बारबेरियंस टाइप के लोग हैं। तो यहीं से विस्तारवाद की जो शुरुआत होती है। और 221 ईस्वी में लुनजू नाम के एक इनके सैन्य विशेषज्ञ हुए थे, जिन्होंने एक किताब भी लिखी है जो आज दुनिया भर के मिलिट्री साइंस में पढ़ाई जाती है। उनका भी यही कहना था कि हमें आपको रुकना नहीं है, आपको चलते जाना है। आप दौड़िए, दौड़ सकते तो पैदल चलिए, पैदल नहीं चल सकते तो कदम दर कदम आगे बढ़िए। तो चीन ने वही विस्तारवादी की नीति जो है अपने पड़ोसियों के साथ फॉलो की है, और किलोमीटर्स में नहीं तो फिट में नहीं तो इंच में ये आगे बढ़ते जा रहे हैं। 3 किलोमीटर आगे बढ़ेंगे, हमारे विरोध के बाद 2 किलोमीटर पीछे चले जाएंगे, फिर भी इन्हें 1 किलोमीटर का फायदा होगा। ये हमेशा ऐसी नीति का इस्तेमाल करते हैं और ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया पर अपना आधिपत्य जमाए। आर्थिक तौर पर ये दिखाते हैं, लेकिन इनका जो मुख्य मकसद है वो सामरिक आधिपत्य जमाना है। बिल्कुल, पंकज जी बने रहे आप हमारे साथ। इस बीच एक अहम खबर, देश के परमाणु वैज्ञानिकों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है। वैज्ञानिकों ने 700 MWE का एटमिक प्लांट बनाया। मेक इन इंडिया की शान है एटमिक प्लांट, ये कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और वैज्ञानिकों को इसके लिए बधाई दी है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भविष्य की नींव भी करार दिया वैज्ञानिकों की इस कामयाबी को। मनीष झा हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, अपने आप में बड़ी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बधाई देते हुए भी नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ कह रहे हैं कि ये दरअसल जो कामयाबी है ये भविष्य की नींव के तौर पर देखी जानी चाहिए। जी हाँ, देखिए आज इस वाकई में ये खुशखबरी है और हमारे लिए गौरव का क्षण है, क्योंकि काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन जो कि गुजरात के ब्यारा शहर के पास है और उसका तीसरा यूनिट आज उसकी भाषा में, तकनीकी भाषा में कहें तो क्रिटिकल हो गई, यानी कि चालू हो गया है, जिसे कि काप 3 कहा जाता है। और टारगेट था कि 2022 तक इसे हम चालू करेंगे, लेकिन मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत भारत के न्यूक्लियर साइंटिस्ट ने इस काम को तेजी में लाते हुए और सफलतापूर्वक अंजाम देते हुए आज इसे क्रिटिकल यानी चालू कर दिया और काप 3 यूनिट चालू हो गया है। ये अगर मैं कहूं आपको कि एटॉमिक पावर स्टेशन का पहला यूनिट 92 में क्रिटिकल हुआ था, दूसरा यूनिट 95 में क्रिटिकल हुआ था और उसके बाद तीसरा यूनिट जो है उसका लक्ष्य 2022 रखा गया था, लेकिन आज 22 जुलाई 2020 को ये सफलतापूर्वक कर लिया गया। ठीक है। और मनीष, अभी हम जिस खबर का जिक्र कर रहे थे, वायुसेना के कमांडर्स की मीटिंग, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इसमें मौजूद हैं। वो वर्चुअल मीटिंग शुरू हो चुकी है। ये इस वक्त की ताजा अपडेट अपने दर्शकों को दे दें। और निश्चित तौर पर भारत चीन टकराव के ऐसे मुश्किल वक्त में इस मीटिंग की महत्ता, इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ जाती है। सुमित चौधरी, और क्या अपडेट आप दे सकते हैं? वर्चुअल मीटिंग शुरू हो चुकी है कमांडर्स की, ये देखिए तस्वीर भी हमारे सामने आ गई है। देखिए, राजनाथ सिंह खुद एफओ चीफ और दूसरे कमांडर्स के साथ मीटिंग ले रहे हैं समीर। और अगर आप पिक्चर्स देख रहे हो तो इनॉग्रल सेशन यानी आज 22 तारीख को सुबह 9:30 बजे से ये मीटिंग शुरू हुई थी। खासतौर पे इसे मीटिंग नहीं कॉन्फ्रेंस कहेंगे, क्योंकि इस कॉन्फ्रेंस में ना सिर्फ यहां बैठे तमाम अफसर होंगे बल्कि देश भर में जो अलग अलग कमांड होंगी या फिर अलग अलग इंपॉर्टेंट जगह होगी उनसे भी बातचीत करेंगे, उनसे भी चीज़ों का जायजा लेंगे। एक इंपॉर्टेंट बात यह समीर कि इन कॉन्फ्रेंस के अंदर ना सिर्फ आपकी स्ट्रैटेजिकल पोजिशन बल्कि आपकी डिप्लॉयमेंट
डिप्लॉयमेंट के ऊपर बातचीत होती है, बल्कि फ्यूचर में आपका क्या प्लान होगा उसके ऊपर भी बातचीत होती है। और इस कॉन्फ्रेंस का थीम जो है वो है इंडियन एयरफोर्स इन द नेक्स्ट डेकेड, यानी अगले 10 साल के लिए क्या प्रिपरेशन होगी, क्या थ्रेट परसेप्शंस होंगी, क्या उसके चैलेंजेस होंगे, इन सभी चीजों पे लगातार बातचीत होगी। और यह भी बातचीत होगी कि आखिरकार जो नई इंडक्शंस आ रही हैं, खास तौर पे जिसको हम राफेल कह रहे हैं, राफेल विमान, उसका डिप्लॉयमेंट, उसका यूज, उसकी वो कैसे हमारी बाउंड्रीज को, एयर बाउंड्रीज को सिक्योर करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित चौधरी इस जानकारी और अपडेट के लिए। और साथ ही साथ अपने तमाम खास मेहमानों का भी हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के साथ जिन बातों को शेयर किया उन्हें जानना भी TV9 भारतवर्ष के दर्शकों के लिए बहुत खास रहा, बहुत अहम रहा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।